गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, जगत प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों की 4 वीडियोस हो चुकी हैं, आपके इस चैप्टर की 4 वीडियोस हो चुकी हैं, ये 5th वीडियो है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का वर्गीकरण था जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या था, फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक प्रोटिस्टा, जिसमें मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर फर्स्ट था डाइनोफ्लैजिलेट एंड सेकंड क्राइसोफाइट्स एंड थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स। ये तीनों आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक प्रोटिस्टा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में अब आपका स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर एंड स्लाइम मोल्ड, ठीक है। कंज्यूमर और डिकम्पोजर क्या होते हैं, कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो होते हैं, जो किससे मतलब उपभोक्ता और अपघटक, जो सड़ी गली चीजों से मतलब सड़ी गली चीजों पर रहकर क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेते हैं और उन पर रहते हैं, परजीवी की तरह या पैरासाइट बनकर उन पर रहते हैं। तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा आपका प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब आपका हम सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट, जिसमें ये तीनों थे डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा में अब आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सेकंड स्टार्ट करते हैं, उपभोक्ता अपघटक। उपभोक्ता अपघटक, ठीक है। उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, ठीक है। थोड़ा इधर से लिखते हैं, उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट या अवपंक कवक, या स्लाइम मोल्ड, क्लियर, ठीक है। या स्लाइम मोल्ड, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड। कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट और स्लाइम मोल्ड, मोल्ड्स, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट है जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका हो चुका था फोटोसिंथेटिक। तो ये क्या होते हैं, इसमें पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन से होते हैं और किन किन भागों में इनको बांटा जाता है। फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ठीक है। फर्स्ट हम जो है आपके उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, अवपंक कवक या स्लाइम मोल्ड का पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, ये श्लेष्म कवक हैं, इनकी कायिक रचना जंतुओं के समान। फर्स्ट पॉइंट है ये श्लेष्म कवक हैं, ये श्लेष्म
कवक है। ठीक है, ये श्लेष्म कवक है। इनकी कायिक रचना जंतुओं के समान तथा जननीय प्रवस्था पादपों के समान होती है। इनकी कायिक संरचना जंतुओं के समान और जननिक रचना पादपों के समान होती हैं। ठीक है, समान होती हैं। तो इसमें भी क्या है, ये भी प्लांट की तरह और एनिमल की तरह शो कर रहा है, अपने सिम्टम्स प्लांट और एनिमल की तरह बता रहा है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने हुए, ये भी कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, अपंग कवक या स्लाइम मोल्ड, इसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसमें क्या, ये श्लेष्म कवक है, इनकी जो रचना होगी वो किसके समान होगी, जंतुओं के समान, और जो पादप होगा या जननिक रचना होगी वो पादप के समान होगी। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट है अकोष्ठीय या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया। नंबर फर्स्ट अकोशिकीय, नंबर फर्स्ट अकोशिकीय या प्लाज्मोडियल अकोशिकीय या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ठीक है, नंबर फर्स्ट हो गया ये क्लासिफिकेशन में। अब सेकंड है कोशिकीय स्लाइम मोल्ड। ठीक है, कोशिकीय स्लाइम मोल्ड। फर्स्ट क्या था, अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड या प्लाज्मोडियल, सेकंड है कोशिकीय स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, कंपोजर और डीकंपोजर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपका ये क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर और डीकंपोजर को, उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है आपका अकोशिकीय प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड और दूसरा है कोशिकीय प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं अकोशिकीय प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है अकोशिकीय या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ये नम स्थानों व मृत व सड़ी गली पत्तियों, टहनियों, वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ, घास की पत्तियों व अन्य पौधों पर वर्षा के समय या उसके बाद वृद्धि करते देखे जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ, सड़े गले स्थानों पर, नम स्थानों व मृदा, ये नम स्थानों या मृदा या सड़े गले स्थान, सड़े गले, ठीक है, या सड़ी गली पत्तियों या सड़ी गली पत्तियों या सड़ी गली पत्तियों पर वर्षा के समय या वर्षा के बाद या वर्षा के बाद
देखे जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये नम स्थान या मृदा या सड़ी गली पत्तियों पर वर्षा के समय या वर्षा के बाद देखे जाएंगे, यानी कि जहां कोई वस्तु या कोई भी चीज जो सड़ गल गई है या तो उस पर या फिर नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। कौन से? अकोशिकीय प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनमें इनके शरीर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। जैसे यहाँ प्लाज्मोडियम लिख रहा है तो क्या कहेंगे, इनके शरीर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, इनका शरीर कैसा हुआ? प्लाज्मोडियम टाइप। इनके शरीर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। इनका शरीर नग्न तथा बहुकेंद्रिकी होता है। इनका शरीर नग्न तथा बहुकेंद्री होता है। कैसा होता है? नग्न यानी कि बहुत छोटा, और बहुकेंद्री यानी कि एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित होंगे। एक केंद्रक नहीं, एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित होंगे, यानी कि इसकी कोशिका जितने अलग अलग भागों में बांटेगी उसका अपना एक केंद्रक होगा और एक से ज्यादा केंद्रक इसके अंदर उपस्थित होंगे, बहुकेंद्री होगा। ठीक है, जिसके चारों ओर श्लेष्म अर्थात स्लाइम का आवरण होता है। इनका आवरण निश्चित नहीं होता। ठीक है, इनका आवरण क्या होगा? निश्चित नहीं होता, क्योंकि जीव द्रव्य उंगली के समान प्रवर्धनों में बहता रहता है। जीव द्रव्य में अनेक शाखित व गतिशील स्ट्रैंड होते हैं। जिस तरीके से मैंने अमीबा की स्ट्रक्चर आपको बताई थी कि इस तरीके से उंगलियों के समान स्ट्रक्चर निकली होती है, उभार निकले होते हैं, उसी तरीके से प्लाज्मोडियम में भी इसी तरीके के उभार निकले होते हैं। तो इनकी जो शेप होती है या इनका स्लाइम मोल्ड जो आवरण होता है वो निश्चित नहीं होता, उसका साइज भी मतलब डिफर होता है, चेंज होता रहता है। उसका साइज भी क्या होगा? चेंज होता रहता है। और उसका जो अंदर का लिक्विड जो साइटोप्लाज्म है, ये जो उंगली नुमा उभार है, इनके अंदर बहता रहता है। एक से अधिक केंद्रक होते हैं, सड़ी गली पत्तियों पर ये दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हुए इसके कुछ लक्षण या कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अकोशिकीय प्लाज्मोडियल में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि इसमें कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा और कौन सा रिप्रोडक्शन इसके अंदर होगा। जनन की अब हम बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा? नंबर फर्स्ट है आपका कायिक और लैंगिक, यानी कि रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कायिक और लैंगिक जनन। नंबर फर्स्ट है कायिक और लैंगिक जनन। ठीक है, नंबर फर्स्ट कायिक जनन एंड नंबर सेकंड लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसको कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी? रिप्रोडक्शन की। ठीक है, जनन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जनन कितने प्रकार का हुआ? इसमें जनन हुआ 2 प्रकार का। नंबर फर्स्ट कायिक जनन जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, नंबर सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। ठीक है, कायिक जनन क्या होगा? कायिक जनन में होगा अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड विखंडन द्वारा कायिक जनन करती है। जैसे मैंने पीछे भी आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो एक कोशिका होगी और वो कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कायिक जनन की बात करूं तो एक कोशिका ने क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से कोशिका में क्या होता चला जाता है? विभाजन होता चला जाता है। ठीक है, किसमें? कायिक जनन में। ये तो बात हुई कायिक जनन की। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, कायिक जनन समझ में क्या आया? एक कोशिका से एक से अधिक कोशिका का निर्माण हो रहा है, यानी कि कौन है इसमें? सिर्फ एक ही सेल रोल प्ले करती है, सिंगल सेल रोल प्ले करती है, जो एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है विभाजन के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इससे पिछले वाले चैप्टर में जब मैंने आपको जनन बताया था क्या होता है, अपने ही जैसी
समान आकृति या अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है, जिसमें मैंने प्लाज्मोडियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नंबर फर्स्ट कायिक जनन और नंबर सेकंड लैंगिक जनन। तो कायिक जनन में क्या होगा, एक कोशा से 2 कोशा, 2 से 4 कोशा, इस तरीके से विभाजन द्वारा क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगी, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, दोनों में फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल, दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होकर एक सेल का निर्माण हुआ, जिसे क्या बोल दिया, जायगोट। इस तरीके से क्या होगा, 2 हुए, एक मेल है एक फीमेल है, फ्यूजन हुआ और क्या बना, जायगोट। ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कायिक जनन में क्या होगा, एक सेल होगी, लेकिन लैंगिक जनन में 2 होंगी, 2 में फ्यूजन हुआ, उसके बाद क्या बना, जायगोट। क्लियर। अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे, अकोशिकीय प्लाज्मोडियल का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसमें 2 मैंने आपको बताए हैं, कोशिकीय और अकोशिकीय। अभी हम अकोशिकीय पढ़ रहे हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कोशिकीय, ठीक है। इसका डायग्राम बना देते हैं। इस तरीके से डायग्राम होगा इसका, 3 सेल्स, सेल में क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद स्पोर, ये क्या है, स्पोर, ठीक है, एंड जर्म ट्यूब। इस तरीके से स्पोर ने निर्माण किया, ठीक है। ये क्या होंगे, फ्लैजिला, ठीक है। आपस में इन्होंने क्या किया, फ्यूजन किया, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहे, फ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या हुआ, 1 से 2 और 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, आगे दोनों ने क्या किया, फ्यूजन किया, ठीक है। इधर क्या हुआ, स्पोर, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, यंग प्लाज्मोडियम, इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया यंग प्लाज्मोडियम। और उसके बाद क्या होगा, ओल्ड फ्रूटिंग स्टेज, ओल्ड फ्रूटिंग स्टेज, इस तरीके से, ठीक है। अब एरो लगाते हैं कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मियोसिस, क्या कहेंगे, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस हो गया। उसके बाद हैप्लॉइड, यानी कि सारे सेल क्या है, सिंगल सिंगल, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्पोर, ये तो क्या बने, स्पोर, और यहाँ क्या हुआ, जर्मिनेशन, यानी कि स्पोर जर्मिनेशन। ये क्या है, जर्म ट्यूब निकल रही है, इसको हम बोलेंगे स्पोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, ठीक है, स्पोर जर्मिनेशन। उसके बाद क्या हुआ, मिक्सा मोबिया, ठीक है। ये क्या है, मिक्सा मोबिया, बी, ठीक है, मिक्सा मोबिया।
उसके बाद क्या होगा, फिशन यानी कि विखंडन हुआ। क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए तो क्या हुआ, फिशन, फिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां क्या हुआ, ये हुआ फ्यूजन, फ्यूजन, एक से 2 और 2 से 4 सेल्स का निर्माण हुआ, किसके द्वारा, विखंडन द्वारा, फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, जर्म ट्यूब बाहर आई, इनमें क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, यहाँ क्या हुआ, फिशन हुआ, फिशन के बाद क्या हुआ, इन दोनों में फ्यूजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद क्या हुआ, एक स्पोर बाहर आया। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, जाइगोट। ये कौन से स्ट्रक्चर है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद यंग प्लाज्मोडियम, ये क्या है, यंग प्लाज्मोडियल। ठीक है, यंग प्लाज्मोडियम। और उसके बाद क्या हुआ, ओल्डर फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ओल्डर फ्रूटिंग स्टेज। ठीक है, और ये क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया। और ये क्या है, डिप्लॉयड, क्या हुआ, डिप्लॉयड। ठीक है, इस तरीके से मियोसिस, इस तरीके से ये पूरी आपकी साइकिल बन गई। किसकी, किसकी हम बात कर रहे थे, अकोशिकीय प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अकोशिकीय प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है। इसमें क्या हुआ, ये स्पोरेंजिया है, जिससे इसकी क्या होगी, सेल फटेगी और ये स्पोर्स बाहर आएंगे। स्पोर्स में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था चैप्टर में कि जर्मिनेशन क्या होता है, अगर आप रात में कोई भी दाल या फिर गेहूं या फिर क्या चना उसको भिगो के रख दे, ठीक है, 24 आवर्स के लिए, फिर उसमें एक मतलब क्या ग्रीन ग्रीन प्लांट टाइप स्ट्रक्चर निकल जाती है, यानी कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट यानी कि अंकुरन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ स्पोर ने क्या किया, जर्मिनेशन स्टार्ट किया। जर्मिनेशन स्टार्ट किया तो क्या निकली, जर्म ट्यूब निकली। और इधर क्या है, ये एक स्पोर है। ठीक है, जिसने क्या किया, मिक्सोमीबा। और उसके बाद इसमें क्या स्टार्ट हुआ, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब विखंडन, 1 से 2 कोशिका का निर्माण होना, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, फ्यूजन हुआ। इधर क्या हुआ, इधर भी दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद दोनों में क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या हुआ, यंग प्लाज्मोडियम यानी कि एक नए प्लाज्मोडियम का निर्माण हुआ। और जिसको ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओल्डर स्टेज यानी कि ओल्डर फ्रूटिंग स्टेज में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया आपको ये? ठीक है, पूरा डायग्राम नोट कर लीजिएगा आप ये। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से बनाना है आप लोगों को भी। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट था, अकोशिकीय प्लाज्मोडियल। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये पहले आप लोग नोट कीजिए इसी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या था, इसमें रिप्रोडक्शन बताया मैंने आपको, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके से पूरा होगा ये। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कोशिकीय प्लाज्मोडियम या कोशिकीय स्लाइम मोल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ये हुआ आपका अकोशिकीय प्लाज्मोडियल। ठीक है, अब है कोशिकीय स्लाइम मोल्ड। कोशिकीय स्लाइम मोल्ड सेकंड पॉइंट। ठीक है, कोशिकीय स्लाइम मोल्ड।
कोशिकीय स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अब ये स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, ये वृक्षों की छाल तथा सड़ती हुई काष्ठ पर मिलते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ये वृक्षों की छाल, ये वृक्षों की छाल या सड़ती हुई काष्ठ पर मिलते हैं, या सड़ती हुई काष्ठ पर मिलते हैं। वृक्षों की छाल यानी कि जब एक कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, खराब हो गया है, तो उसकी जो बाहर से जो पूरी परत होती है उस पर एक छाल छाल सी उतरती है, या तो उस पर मिलेगा, या फिर जब वो बिल्कुल सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा पूरा वृक्ष, फिर उस पर वो उसकी जो कास्ट यानी कि जो वुड है, जो लकड़ी है, उस पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोशिकीय स्लाइम मोल्ड। आपने देखा होगा वाइट वाइट सा भूरा भूरा सा जो ऊपर की तरफ कवक टाइप लगी होती है, उसको वो यही होता है जो वृक्षों की छाल या सड़ती हुई काष्ठ पर मिलते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे, डिक्टियोस्टेलियन नामक स्लाइम मोल्ड में हजारों अमीबा, मिक्सी अमीबा पुंजित होकर एक श्लेष्मिक संघित बनाते हैं, यानी कि सारे इकट्ठा होकर एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल है इसमें स्यूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है, या फिर डिक्टियोस्टेलियम। एग्जाम्पल है इसमें डिक्टियो, ठीक है, डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, डिक्टियोस्टेलियम। अब इसमें क्या बात करेंगे हम, रिप्रोडक्शन। कोशिकीय स्लाइम मोल्ड में मैंने बताया ये सड़े हुए जो कास्ट होंगे उन पर या वृक्षों की छाल पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डिक्टियोस्टेलियम। उसके बाद इसमें बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, कितने प्रकार का होगा, पीछे हमने अकोशिकीय पढ़ा था, अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड, उसमें हमने 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड लैंगिक रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, अलैंगिक रिप्रोडक्शन और लैंगिक रिप्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट है अलैंगिक रिप्रोडक्शन या जनन, जिसको एसेक्सुअल बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड सेकेंड इज लैंगिक रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हुआ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड के बीजाणु जनन करके, जो अभी मैंने पढ़ा है अकोशिकीय यानी कि पिछले वाले उसमें जो बीजाणु होंगे वो क्या करेंगे, जनन करके अगुणित अमीबाब कोशिकाएं बनाते हैं, यानी कि उनको एक एन यानी कि सिंगल अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। अनुकूल दशाओं में समसूत्री विभाजन करके बड़ी संख्या में अमीबाब कोशिकाएं बनाते हैं, यानी कि जब परिस्थिति अनुकूल आ जाएंगी उनके लिए, यानी कि जिसमें वो सरवाइव कर सके, ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई भी जीव सरवाइव कर सकते हैं या कर सके, वो उसकी कैसी परिस्थिति होगी, अनुकूल परिस्थिति होगी। ठीक है, कोई भी मौसम या कोई भी स्थिति, कोई भी कंडीशन जिसमें कोई भी जीव सरवाइव कर सके वो उसकी अनुकूल परिस्थिति होगी। प्रतिकूल परिस्थिति वो जिसमें वो सरवाइव ना कर सके। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर वो स्पोर में अगुणित सेल के द्वारा बहुत सारी सेल्स का निर्माण करेंगे या बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण होंगे, जैसे स्यूडोप्लाज्मोडियम। ठीक है, स्यूडोप्लाज्मोडियम। फिर बात करते हैं इसमें क्या, लैंगिक जनन,
ये तो हुआ अलैंगिक जनन। जब इसमें अनुकूल परिस्थिति आएंगी, अनुकूल परिस्थिति आने पर अगुणित सेल यानी कि एक से बहुत सारी सेल्स का निर्माण होगा, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नम्रता में कोशिकीय स्लाइम मोल्ड लैंगिक जनन करके विपरीत स्ट्रेन के 2 अगुणित अमीबा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मैंने पीछे अभी बताया अलैंगिक जनन, इसमें क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति में क्या होंगे, ये स्पोर्स किस तरीके से जर्मिनेशन करेंगे और बहुत सारी अगुणित या फिर एन सेल्स या कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, जिस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने बताया। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये क्या हुआ, अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें अलग अलग स्ट्रेन यानी कि अलग अलग 2 बीजाणु होंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट, जाइगोट का, ठीक है, जाइगोट का निर्माण करेंगे। इस तरीके से इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है एक स्पोर, ठीक है, ये स्पोर के बाहर से स्पाइन लाइक इसके स्ट्रक्चर है इस तरीके से। इस तरीके से ये स्पोर्स है। इसमें क्या होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है बाहर की कोशिका वो फटती है और उससे और उसके स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है। यहां से ये एक स्पोर बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, सेल का डिवीजन हुआ यानी कि विभाजन हुआ, और इधर क्या हुआ, जूस्पोर्स, जूस्पोर्स निकले।